दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। हाँ भाई दोस्तों, बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा स्टार्टअप? तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं और स्टार्टअप के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कैसे काम करता है अपना स्टार्टअप, होता क्या है स्टार्टअप। हाय हेलो सलाम नमस्ते एंड कॉपी टू ऑल दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एडवोटेक निखिल। हालांकि आज मुझे वीडियो थोड़ा छोटा बनाने की नसीहत पहले से मिल चुकी है, मैं कोशिश करूंगा इस बारे में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक मशहूर हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपनी एक फिल्म के संवाद में कहा था, एन आइडिया इज़ लाइक ए पैरासाइट। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में अपना घर बना ले तो हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे, हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी को नेस्त नाबूद कर दे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है एक स्टार्टअप की कहानी कि एक स्टार्टअप आखिर कहते किसे हैं। एक आइडिया जिससे एक स्टार्टअप बनता है, जिससे एक स्टार्टअप शुरू होता है। इन सब बातों के बारे में बात करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं एक स्टार्टअप एक्सपर्ट के तौर पे आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ हमारा कई बार कई स्टार्टअप्स के साथ में काम करने का मौका मिलता है, और जब हम उनके साथ में काम कर रहे होते हैं तो ऐसी कुछ परिस्थितियों के साथ भी आमना सामना होता है जो हमें ये सिखाती हैं कि आखिर स्टार्टअप्स के साथ में किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक स्टार्टअप को रन करने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि एक स्टार्टअप एक बिज़नेस ही होता है। आप वहाँ पर भी पैसा कमाने के लिए ही आए होते हैं, आपका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही रहता है, लेकिन फिर भी उसे स्टार्टअप क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि जब आप अपने किसी ट्रेडिशनल बिज़नेस को छोड़कर किसी ऐसे नए आइडिया पे या किसी ऐसी नई सर्विस के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो नंबर एट लार्ज पब्लिक को बेनिफिट दे रही होती है, और उस आइडिया या उस सर्विस के सक्सेस होने के रेशो पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो आप उसे एक स्टार्टअप का नाम देते हैं जहां पर एक रिस्क फैक्टर हमेशा जुड़ा रहता है। जब आप एक स्टार्टअप शब्द को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी आड़ में आप लोगों को ये भी बता रहे होते हैं कि हम जो व्यापार कर रहे हैं या जो हम बिज़नेस करने वाले हैं उस बिज़नेस की सफलता में संदेह भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ जो मुझे स्टार्टअप के बारे में समझ में आती है कि स्टार्टअप को आखिर स्टार्टअप क्यों कहते हैं, क्यों उसे बिज़नेस का नाम नहीं दिया जाता है। दोस्तों, स्टार्टअप को डिफ़ाइन करते वक्त या स्टार्टअप के बारे में जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो मुझे दो चीज़ें अलग अलग तौर पे दिखाई देती हैं, और इन चीज़ों को मैं जिन नाम से बुलाता हूँ उनमें से पहला नाम है आइडियल एडेप्टेड प्रोसीजर। दोस्तों, आइडियल एडेप्टेड प्रोसीजर से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जब आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं या जब आप कोई सर्विस लेके आए हैं, तो वो सर्विस या वो बिज़नेस एक अपने आप एक ऑटोनोमस मोड के अंदर रन करना शुरू करता है। आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन उस बिज़नेस के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फिगर्स होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो कि अपने आप काम कर रही होती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी रूरल बैकग्राउंड में जाकर अपनी कपड़े की शॉप खोल रहे हैं जहां आप रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहे हैं, और वहां पर पहले से कोई रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर कस्टमर मिलेगा। और कस्टमर मिलने के साथ साथ में, क्योंकि वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का रूल भी लागू हो रहा है, और जो डिमांड वहाँ पर थी उस डिमांड की सप्लाई को पूरा करने के लिए आपने अपना बिज़नेस वहाँ पर रन किया। तो उस प्लस उसके साथ में आपके शॉप के बाहर एक अच्छी पार्किंग मिलती है, या जो कुछ भी एनवायरनमेंट उस जगह पे बिज़नेस को रन करने के लिए आपको चाहिए था वो आइडियल तौर पे आपका सपोर्ट करता चला गया। जो प्रोसीजर है वो एक आइडियल एडेप्टेड प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को अडेप्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, यानी कि आपका अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो भी वो वहाँ पर काम करेगा, और वो आपको एक सक्सेस रेशो के तौर पे दिखाई देगा, और उस बिज़नेस के अंदर आपके पास में एक अच्छा टर्नओवर आप दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसीजर है जिसे मैं कहता हूँ
प्रैक्टिकल एडेप्टेड प्रोसीजर जो है वो दोस्तों बड़ी चीज़ है। मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ कि जब आप कोई व्यापार करते हैं या आप व्यापार करना चाहते हैं, तब आपके पास में उस व्यापार के संबंध में या उस स्टार्टअप के संबंध में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तो वो जानकारी हासिल करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप ऐसे किसी बिज़नेस के साथ अपने आप को एसोसिएट करिए, वहाँ सर्विस करिए, जॉब करिए, एज ए एसोसिएशन में आप उनके साथ में काम करिए, तो आपको उस बिज़नेस से जुड़ी चीज़ों के बारे में एक एक्सपीरियंस डेवलप होता है। और फिर जब आप अपना खुद का बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आता है। तो वो है प्रैक्टिकल। जब आपने पहले प्रैक्टिकल किया है, फिर आपने उसके बारे में चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, कैसे डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करेगा, कैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस जगेगी, कैसे हमारा प्रोडक्ट लोगों के काम आएगा। तो जब आप दूसरा प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सावधानी से काम करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ एसोसिएशन में काम करते हुए अगर कोई नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करके उस चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं, और वहाँ पर आपके पास में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप अपना पैसा खो सकते हैं। आपको वहाँ पर एक लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इन दोनों चीज़ों के बीच में एक एग्ज़ाम्पल हमने पहले सेट किया, हम उसी एग्ज़ाम्पल को वापस लेते हैं कि आप एक रूरल बैकग्राउंड में एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप खोलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप जो कपड़े रख रहे हैं, जो गारमेंट्स आप रख रहे हैं, वो गारमेंट्स आप अर्बन स्टाइल के गारमेंट्स अगर आप रूरल एरियाज़ के अंदर जाके बेचना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर सेल नहीं मिलने वाला है। इसके अगेंस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मिनरल वाटर का प्लांट किसी रूरल एरिया में लगाएंगे और आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट रूरल एरिया में बिक जाए, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पैकेट या पैक्ड वाटर बॉटल जो है उसकी सेल होना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ के लिए लोगों में डिमांड नहीं है, और लोग जनरली एक दूसरे की इस तरीके से मदद करते हैं कि वहाँ पर आपको हर जगह पे पानी खरीद के पीना नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये हर एक बिज़नेस को करना पड़ता है। एक स्टार्टअप जब रन करता है तो उसको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या जो सर्विस आप लेके आना चाह रहे हैं, वो आइडिया और वो सर्विस आपके ब्रेन में आया, इट डजेंट मीन कि वो पब्लिक की रिक्वायरमेंट में होगा। आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक की रिक्वायरमेंट में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक की अगर किसी प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है या कहीं पे कोई वैक्यूम है, तो उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ला सकते हैं। या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इतने एश्योर हैं कि आप ये मानते हैं कि एक बार हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आ गया तो वो लोगों की पसंद बन जाएगा और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जैसे मिनरल वाटर या पैक बॉटल जो है वो किसी ज़माने में जब इंडिया में आई थी शुरू में, तो लोग उसको बड़ा अजीब तरीके से ट्रीट करते थे कि इंसान को अब क्या पानी भी खरीद कर पीना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया और वो बिकना शुरू हो गया। और आज आप देखेंगे कि जो पानी के छोटे छोटे स्टॉल्स और जो चैरिटेबल सोसाइटीज़ काम करा करती थी वो अब आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी पानी जो है वो पैकेट बॉटल जो है वो हर आदमी की रीच में आ चुका है। आपको थोड़ा कम पैसे में या थोड़ा ज़्यादा पैसे में, डिपेंड अप टू द क्वालिटी एंड ब्रांड, आपको वो मिल रहा है। तो आप उसको ख़रीद रहे हैं और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि अडेप्टेबिलिटी है। अभी हमारे मोबाइल में जो अभी इन दिनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है चीन का विरोध, और हम अपने मोबाइल्स में से बहुत से एप्लीकेशन डिलीट करने के प्रोसेस में हैं। उनमें से एक था कैम स्कैनर। तो कैम स्कैनर जो है वो जब हमारे मोबाइल में आया और हमने उसकी यूटिलिटी को समझा और जब हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अब वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे ऑफिस आवर्स का एक हिस्सा बन गया है। अब हमें उसको डिलीट करने में तकलीफ़ महसूस होगी, और जब तक कि उसका एक अल्टरनेटिव हमारे पास में नहीं आता, और वो भी कैम स्कैनर से बेहतरीन अल्टरनेटिव हमारे पास में नहीं होता है, हम शायद उसको डिलीट करने में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब आप ऐसे प्रोडक्ट को लेके आते हैं जिसकी डिपेंडेंसी पब्लिक को, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट पैदा करते हैं। जब स्मार्टफोन आए थे तब व्हाट्सएप नहीं था, तब फेसबुक नहीं था, लेकिन अब जब फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीज़ें हमारे मोबाइल में हैं
तो हम उनको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब हमारी लाइफ का पार्ट बन गई हैं। ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स और बहुत से आइडियाज़ हैं जो कि सोसाइटी और सिस्टम में जब अपनी जगह बना लेते हैं और अपने लिए वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं और वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। और इसके विपरीत ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स भी हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो कि सोसाइटी और सिस्टम में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। उसका एक मेन रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि जो उसके इन्वेंटर हैं या जो उस आइडिया के बारे में ये सोचते हैं कि ये हमने जो सोचा है वो सही ही होगा और उसकी रिक्वायरमेंट पब्लिक के बीच में बनी रहेगी, या हम अपने प्रोडक्ट को पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी, कभी कभी वो सोचना गलत भी हो जाता है। ये एक कारण हो सकता है किसी एक स्टार्टअप के फेलियर होने का, लेकिन इसके साथ साथ में और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक स्टार्टअप के फेलियर होने के पीछे काम करते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बहुत जगह पे पढ़ने को मिलेगा। हज़ारों किताबें आप पढ़ सकते हैं, हज़ारों नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप सक्सेस स्टोरीज़ जो पहले से स्टार्टअप के बारे में लिखा गया है, स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज़ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो एज ए सप्लीमेंट आप ले नहीं सकते हैं और आप किसी दूसरे को देख करके बहुत हद तक इंस्पायर्ड नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना नॉलेज होना चाहिए उतना ही आपको अपने एक बिज़नेस को चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए। जब आप सोचते हैं कि एक छोटा सा प्रोडक्ट का टीवी में ऐड आ रहा है और उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में अगर आपको 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि टीवी पर विज्ञापन करने में कंपनी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में एक ऐसी स्टोरी चल रही है जो उसकी कॉस्टिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उस पर एडवर्टाइजमेंट, सभी का पैसा उसमें कवर हो रहा है। तो और जो एडवर्टाइजमेंट है डेफिनेटली वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट से कई गुना अधिक महंगा होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर आपके पास में पूंजी कम है, यानी कि आपकी पॉकेट बड़ी नहीं है, और आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो आप स्टार्टअप के तौर पे लेके आए हैं उसकी अगर आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं तो भी आपको एक फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में जितना आप अवेयरनेस करेंगे, जितना लोगों को ज़रूरत आप उस चीज़ की पैदा करेंगे, वो अपने आप में लोगों की ज़ुबान पे चढ़ेगा और वो उसकी यूटिलिटी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एक और तीसरा कारण या चौथा तीसरा जो भी हमने अभी तक गिन लिए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे समझ में ये आता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं तब आपके पास में उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो होती है, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ में उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करना या उस प्रोडक्ट के रिटर्न्स आने के जो तरीके हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो अगर आपके पास में नहीं होता है तो आप एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं लगा पाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में 10 जने काम कर रहे हैं और दिन में आप 5 बार चाय पी रहे हैं तो उस चाय का कॉस्ट भी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल होना पड़ेगा। अगर दिन में आप 2 बार बाहर से पार्सल खाना मंगा रहे हैं तो वो भी उसके इन्वेस्टमेंट में काउंट हो रहा है। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना और एक्चुअल कॉस्टिंग निकालना, फिर उसमें अपना मुनाफा जोड़ना, ये दोनों चीज़ें एक बड़ा टास्क होता है। और मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, मैं आपको इस बारे में यकीनन एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, ये काम आप खुद नहीं कर सकते हैं। इस काम की मदद के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज लेनी चाहिए जो प्रॉपर आपको अकाउंटेंसी सर्विस दे सके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकें और आपके प्रोडक्ट की एक एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकें कि आपको बाज़ार में जाने के लिए इतना पैसा अपने हाथ में होना चाहिए और आपका सर्वाइवल कॉस्ट भी उस चीज़ में शामिल होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ साथ में आपको अपने प्रोडक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अब जब आप अपने प्रोडक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं तो वो अपने आप में एक रिकरिंग कॉस्ट भी बनती है।
क्योंकि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ और सिक्योर तो कर लेते हो, लेकिन जब आपके जैसी नकल करते हुए लोग आपको बाज़ार में दिखेंगे तो आपको वहाँ पर भी अवेयरनेस अपनी रखनी पड़ेगी और उन्हें भी आपको रोकना पड़ेगा। तो वो एक रिकरिंग कॉस्ट वहाँ पर डेवलप होती है। ऐसा ही ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक कॉस्ट होता है, वो भी बार बार रिकरिंग उस चीज़ में आता है। तो ये चीज़ें सोच लेना या किसी ऐसे वीडियो को देख के और ओवर कॉन्फिडेंट होना या ओवरवेलमिंग हो करके आप ऐसा डिसीजन ले लें कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है और मैं उस आइडिया पे काम करना चाहता हूँ और मैं एक स्टार्टअप रन करना चाहता हूँ, ये मेरे हिसाब से समझदारी का काम नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका स्टार्टअप जो है या जो आपका आइडिया है वो यूनिक नहीं होगा, डेफिनेटली वो यूनिक होगा। लेकिन अगर उस स्टार्टअप में आपने कहीं से भी कोई इंस्पिरेशन लिया है और आपके जैसा आइडिया वर्ल्ड में कहीं मौजूद है, तो आपको उस आइडिया के एनहांसमेंट पे काम करना पड़ेगा। इस वक्त मैं आपके साथ स्क्रीन पर एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और आप ये देखिए कि इंडिया में ये टॉप 10 जो स्टार्टअप्स आए और ये जो यूनिकॉर्न है इनको कितनी बड़ी बड़ी फंडिंग्स मिली हैं। तो ये जो स्टार्टअप्स आए ये पहले से ही फिल्दी रिच थे, इनकी पॉकेट बड़ी थी और इनको बाहर से सीड मनी या इन्वेस्टर इनके साथ में काम करने के लिए आए। इंडिया के टॉप 10 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न उसे कहते हैं जिसका 1 बिलियन से ऊपर का अगर किसी को फंडिंग मिला हो तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो दोस्तों, स्टार्टअप के पीछे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बहुत सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं तब जाके वो एक स्टार्टअप बनता है। अभी आपने देखा होगा कि जिस कोविड सिचुएशन में इंडिया में भी कई वेंटिलेटर्स बनने शुरू हो गए हैं, उसमें से 4 कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने वेंटिलेटर बनाने का काम सौंपा है। उसमें से एक वेंटिलेटर कंपनी बनाने वाली है AGVA, एग्वा वेंटिलेटर्स। तो जो एग्वा वेंटिलेटर्स है उसका नाम एग्वा क्यों पड़ा, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि उनमें से एक डॉक्टर हैं मिस्टर अग्रवाल जो बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं और उनके सरनेम से निकलता है AG, और एक साइंटिस्ट हैं मिस्टर वैष्णव जिनके नाम सरनेम से निकलता है VA। ये दोनों लोग जिन्होंने मिल करके इस वेंटिलेटर को तैयार किया है। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन्स यहाँ पे काम कर रहे थे। एक रोबोटिक्स इंजीनियर का दिमाग लग रहा है और एक मेडिसिन और न्यूरोसाइंस पढ़े लिखे इंसान का दिमाग काम लग रहा है। तो इस तरह के स्टार्टअप्स जहां एक प्रोडक्ट और एक सर्विस हमें लेके आनी है, लेकिन उस सर्विस को फुलफ़िल करने के लिए हमें मल्टीपल रिसोर्सेज की ज़रूरत है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रेन भी हमें वहां पर चाहिए। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको फंडिंग भी मिलती है, जिनके पास में पूरा प्रोजेक्शन होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान होता है। तब जाके कोई एक सीड मनी देने वाला या कोई एक इन्वेस्टर या इंक्यूबेटर उसके ऊपर काम करेगा, अपना पैसा लगाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अमूमन आपसे जो पैसा उन्होंने आपको दिया होता है वो पैसा वो वापस नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उसके अंदर अपना प्रॉफिट रेशो दिखता है, वो अपना प्रॉफिट रेशो रखते हैं और उनको दिखाई देता है कि कितने समय में ये स्टार्टअप सक्सेस हो सकता है और कितने समय बाद में उनको अपना पैसा मिलना वापस शुरू होगा। तो स्टार्टअप की ये एक बेसिक थॉट है, एक बेसिक कहानी है जिसके बारे में आप सब लोग सोचिए। आपको लगता है कि हमें इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी प्रोफाइल में है, आप वहाँ पर मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और शेयर कर दूँ आपके साथ में कि जो लोग स्टार्टअप के बारे में काम कर रहे हैं या वाकई में कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं और उनके पास में कोई एक इनोवेटिव आइडिया है या कोई एक इनोवेटिव सर्विस है, तो वो अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर करा सकते हैं, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है एज ए स्टार्टअप काम करने के लिए। और भारत सरकार अगर कुछ फंडिंग या कुछ रेमेडीज़ या कुछ सब्सिडीज़ अगर लेके आती हैं या कोई स्टार्टअप को प्रमोशन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पे और उसके सारे लाभ जो हैं वो आपको पर्टिकुलर मिलेंगे एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड होने के नाते। तो उसकी मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जहां पर आपको पता लगेगा कि स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर होने के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वहां पर स्टार्टअप की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये साफ तौर पे लिखी है, यानी कि इनोवेटिव और स्केलेबल होना चाहिए किसी एक स्टार्टअप को। स्टार्टअप शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट
process or service and or have scalable business model with high potential for creation of wealth and employment। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सीधा सीधा बनिए वाला हिसाब है। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है वो पब्लिक यूटिलिटी का होना चाहिए, वो एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को बेनिफिट देने वाला चाहिए, वो ऐसा स्केलेबल क्राइटेरिया में आना चाहिए कि वो मुनाफा कमा सके, प्लस वो सोसाइटी और सिस्टम को नुकसान देने वाला नहीं हो, यानी कि इंडिया के किसी एक लॉ के अगेंस्ट काम करने वाला ऐसा नहीं हो। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अब तक स्टार्टअप इंडिया पे लगभग 85,000 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। ये वो स्टार्टअप हैं जो भारत सरकार के क्राइटेरिया में फिट आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और स्टार्टअप इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो स्टार्टअप को फीचर करती हैं। आपके स्टार्टअप में अगर कोई खूबियां हैं तो उनको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मैनर में आप लिख सकते हैं। वहाँ आपको इंक्यूबेशन मिलता है, वहाँ आपको फंडिंग मिलती है, सीड मनी मिलती है, इन्वेस्टर मिलते हैं, प्रमोशन मिलता है। आपकी स्किल को अगर किसी और दूसरे स्किल रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स को वहाँ पे कोलैबोरेशन में लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्टअप इंडिया जो भारत सरकार का उपक्रम है उससे बेहतरीन सुविधाएं आपको और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर मिल सकती हैं। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टअप को एक व्यापार के तौर पर लीजिए। जब आप स्टार्टअप कह रहे होते हैं तो आप ये भी कमियां अपने उजागर कर रहे होते हैं कि हमारे को किसी एक चीज़ का नॉलेज नहीं है, या हमारे पास में प्रॉपर फंडिंग नहीं है, या हम नए तरीके से किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर सामने वाले का फेथ जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए अपने आप को एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस प्रोजेक्शन करिए और चीज़ों को सीखिए, समझिए। ज़रूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए, वो आपके यूनिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं आपके साथ प्रॉपर नॉलेज शेयर कर रहा हूं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूछिए, सवाल जितने पूछ सकते हैं उतने पूछिए। अगर मेरे पास में आपको जवाब देने लायक कोई भी चीज़ होगी तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।